गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए फिर से हम लोग जेटेट के क्लासेस में आ गए हैं। जी हाँ, झारखंड जेटेट। और झारखंड जेटेट में आज हम लोग क्या करेंगे ना, संडे है तो संडे को कुछ स्पेशल किया जाता है ना। आज हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछला झारखंड टेट हुआ था कब, 2016 में। तो 2016 के सीडीपी को सॉल्व करेंगे। सीडीपी में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ताकि आपको पता चल सके कैसे प्रश्न आते हैं झारखंड टेट में। तो जेटेट प्रीवियस ईयर 2016 के पेपर को हम लोग लेकर आए हुए हैं और इस पेपर को भी सॉल्व करते हैं आपके सामने। और मेरे साथ आप भी आंसर करने का प्रयास करें, ताकि आपको पता चले किस लेवल का प्रश्न आता है आपका झारखंड टेट में 2016 के सीडीपी में। तो ये पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। पहला प्रश्न, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? जो बालक के जीवन की अवस्थाएं होती है उसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है शिशुवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यौवनावस्था। तो ये जो भाव है बच्चे के अंदर, कि वो शर्म आएगा, उसके अंदर लज्जा आएगी, कोई अच्छा काम करेगा उसके अंदर प्राउड फील होगा, गर्व की भावना होगी। अगर क्लास में अच्छा काम करता है, रैंक लाता है, तो उससे प्राउड फील होता है। अगर कुछ गलत काम में पकड़ा जाता है, उससे शर्म महसूस होता है। तो इस प्रकार की भावना कब विकसित होती है? शिशुवावस्था में जब बच्चा छोटा होता है, क्या उस प्रकार ये सोच पाएगा, है ना? तो छोटे बच्चे को क्या लज्जा आएगा? वो तो नग्न ही रहता है ना? वो तो छोटा बच्चा को शर्म तो नहीं आता है, यानी लज्जा वाला जो मैटर है इस पे तो लागू ही नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद गर्भ भी, छोटे बच्चे को गर्भ भी क्या आएगा? कुछ नहीं। ये 0 से 6 साल की बात कर रहे हैं हम। शिशुवावस्था मतलब 0 से लेकर 6 साल की बात कर रहे हैं। अब ये वाला जो बाल्यावस्था है, ये आपका 6 से लेकर 12 साल की एज का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 6 से लेकर 12 साल। तो लज्जा की भावना इस दौर में आ जाती है बच्चों में, है ना? अगर वो कुछ मान ली बाथरूम से निकल रहा है, ओपन निकल रहा है, या कोई भी गलत काम करता है, तो उसको हम लोग एक बार टोक देंगे तो उसे शर्म महसूस होता है, लज्जा आता है। अगर अच्छा काम करता है क्लास में, अगर अच्छा रैंक लेके आता है, रिपोर्ट कार्ड लेके, मान ली 2 में पढ़ रहा है, रिपोर्ट कार्ड लेके आए, तो प्राउड के साथ अथवा गर्व के साथ आया कि मैंने क्लास में टॉप किया है, यानी उसके अंदर गर्व और लज्जा दोनों ही भावना आ चुकी होती है। वो आपका बाल्यावस्था हो जाएगा, 6 से लेकर 12। इधर हमें जाना ही नहीं है। तीसरा अवस्था में तो रहता ही है, यौवनावस्था में रहता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग हमें बाल्यावस्था में मिल गया, आंसर हम बाल्यावस्था ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारे इनके कह सकते छोटे छोटे संगठन होते हैं। उसी में आपका यूनिसेफ भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का संगठन है यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ और यूएनएसएससी। यूएनओ तो यहाँ पे एक खुद ही यूएनओ के बारे में से पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्हीं का नाम हो गया यूएनओ। तो ये तो ऑप्शन में ये तो आंसर होगा ही नहीं। आपका यूनिसेफ को देख लेंगे हम लोग, यूनेस्को और यूएनएसएससी, यूएनएससी। तो देखिए ये आपका यूनिसेफ जो हो जाएगा ना, ये बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि यूनेस्को है विश्व हेरिटेज को देखती है ये, और यूएनएसएससी पर्यावरण से रिगार्डिंग संगठन है। तो यूनिसेफ आपका एजुकेशन से रिगार्डिंग, और इसका और भी काम है हेल्थ, बच्चों का हेल्थ और एजुकेशन को देखती है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ आपका राइट आंसर है। बच्चों के शिक्षा के लिए यूएनओ का कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ है और हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो यूनिसेफ से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आ सकता है। तो यूनिसेफ के बारे में 2 पॉइंट्स को जान लीजिए। पहला, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए आप, क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यहाँ पे अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई इश्यू हो जाती है, प्राकृतिक घटना, आपदा आ जाती है और बच्चों को लेकर कुछ समस्या आती है, तो वो यूनिसेफ वहां पर फंड देता है उस देश को। अभी हमारे देश में पोलियो का अभियान चला है, और हाल ही में 1 सप्ताह पहले पोलियो की खुराक बच्चों को दी गई। तो पोलियो बहुत ताजा उदाहरण है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की मदद से भारत में पल्स पोलियो का टीकाकरण अभियान 1995 से चल रहा है। तो वो बच्चों के लिए वो प्लान है पोलियो वाला। इट वॉज स्टेब्लिश इन 1946। इसका गठन कब हुआ था? 1946 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो चलिए 2 पॉइंट, 1946 में यूनिसेफ का गठन हुआ था, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विकास एक प्रणाली है। बाल विकास एक प्रणाली, यानी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है
वो विकास एक प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली है, धीमी तेज गति की, धीमी या तेज गति की है, या सतत क्रमिक लगातार चलती हुई समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की है, या फिर प्रायिक विकास की है। तो बाल विकास, बच्चों का जो विकास होता है ना, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना, कहीं रुकती नहीं है, हमेशा। तो सतत क्रमिक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि कभी उसमें तेजी आती है, कभी धीमापन भी आता है, लेकिन वो लगातार चलती है। सबसे सटीक ऑप्शन आपका बी रहेगा, बाल विकास सतत क्रमिक और लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला ये प्रश्न आया हुआ था 2016 में, ये 2016 के सभी प्रश्न 2016 के आयु प्रश्न है। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण समझ का जो क्रियाकलाप होता है विद्यालयों में, इसको स्तर, इसके लेवल को अच्छा बनाए रखने के लिए, इसका जो लेवल है हाई रहे, अच्छा रहे, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण समझ क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है? प्रबंधन अच्छा हो विद्यालय का, जरूरी है। कुशल प्रशासन हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे लोग हैं उनका अच्छा योग्यता हो, योग्य शिक्षक हो, इसमें से सभी, यानी सभी होना चाहिए, है ना। प्रबंधन भी अच्छा हो, कुशल प्रशासन हो और योग्य शिक्षक हो, तभी तो होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, इसमें से सभी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। ये देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न होता है। ये सब प्रश्न कभी भी आप रट के बना के नहीं आंसर कर सकेंगे। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, इससे आप आंसर करेंगे। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए आप एक टीचर हैं, इस प्रकार का प्रश्न है, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आपके क्लास में कोई बच्चा कमजोर है, उसको आप प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए आप खुद सोचिए, उसके जगह रख के, टीचर की जगह। अच्छे काम के लिए प्रशंसा और उत्तम काम के लिए उन्हें कहना ये चाहिए, या उन्हें पहले बेंच पर बिठाना चाहिए, कमजोर है इसलिए पहले बेंच पर बिठाएंगे। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना है, उनको थोड़ा स्पेशल हम लोग ध्यान देंगे, कक्षा में उन पर ध्यान न देना। अब कमजोर है तो छोड़ो, इनको नहीं पढ़ना है, कमजोर है, ध्यान न देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, ये हो सकता है। उन्हें पहले बेंच पर बिठाना, ये भी एक तरीका आपका हो सकता है कि हम आगे बिठाएंगे, इस पर ज्यादा नजर जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है हमको उस पर जाना है। सबसे ज्यादा सही हमको ए नंबर लग रहा है कि अच्छा काम अगर करेंगे, अच्छा काम अगर बच्चा करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, उसका तारीफ करेंगे। तारीफ करने से बच्चा क्या होता है, खुश होता है और फिर से दिखाना आएगा। अगर मान लिया होमवर्क दिए, वो बना दिया, आप बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा, वेल डन, ऐसे ही और आगे करो, ठीक है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो फिर से आएगा, है ना, फिर से दिखाने आएगा, बार बार दिखाने आएगा। तो अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहिए और उन्हें और उस काम को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सबसे सटीक है। हालांकि बी और सी को भी हम लोग ना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है, उस पर हमको जाना है। अगला है, सृजनशील छात्र का गुण होता है। जो छात्र सृजनशील होता है, क्रिएटिव माइंड का होता है, उसका क्या गुण होता है? नम्रता का भाव होता है, उसके अंदर नम्रता नहीं रहती, यानी विनम्रता नहीं रहती है। ऐसा जरूरी है क्या? जो क्रिएटिविटी जिनके अंदर होगा वो विनम्र नहीं होगा? ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। चिंताग्रस्त, ये देखते हैं हम लोग, समस्याओं से अनजान, बुद्धि का अभाव, ये भी नहीं होगा। जब सृजनशील है, वो क्रिएटिविटी माइंड का इंसान है, तो उसके अंदर बुद्धि का तो विकास सबसे ज्यादा होगा। समस्याओं से अनजान नहीं, ये तो समस्या क्रिएट करता है ना। अब हम ऐसा सोचेंगे कैसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? वो ज्यादा समस्याओं को क्रिएट करता है, तो समस्याओं से अनजान भी नहीं रह सकता है, यानी वो चिंताग्रस्त रहेगा, वो नई नई चीजों को सोचता रहेगा, तो चिंताग्रस्त रहेगा। जो सृजनशील छात्र होगा, क्रिएटिव माइंड का होगा, वो ज्यादा चिंताग्रस्त होगा, नए नए चीजों के बारे में सोचेगा और ज्यादा वो उसके बारे में देखना चाहेगा, बात करना चाहेगा। चलिए 7 नंबर, आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे। मान लिया आपके क्लास में कुछ बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? वो जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको पूरे क्लास को लेकर चलना है। सामान्य बच्चे भी हैं और ये विशिष्ट बच्चे हैं, ये जब उनको पढ़ाएंगे आप सामान्य बच्चे को, तो विशिष्ट बच्चे क्या बोलेंगे? ये तो सर हमको आ रहा है, मेधावी है, विशेष मेधावी है। उसके लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ उसको बैठाएंगे। यहाँ छूट गया कुछ प्रिंटिंग, कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ बैठाएंगे, समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा उसको पढ़ाएंगे,
या उच्च कक्षा के साथ उसको बैठा देंगे, नहीं आप बहुत तेज चाहिए, आप 3 में, आप 4 में जाकर बैठ जाइए, ये करेंगे। या जब भी वो चाहे पढ़ना तब पढ़ाएं, क्योंकि वो आप तो तेज हैं। तो ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा करेंगे तो वो बच्चा तेज नहीं, बाद में उदंड होकर सबसे नीचे चला जाएगा। उसके बाद अगला क्या है आपका, उच्च कक्षा के साथ बैठाएंगे, ये भी नहीं करना आपको। कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ, कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ तो बैठाना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है ना, पाठ्यचर्या, उसको पूरा डिटेल्स में उसको समझाएंगे, पूरा डिटेल्स में उसको समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग द्वारा उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो सिलेबस दिया है उसको हम लोग और उसको वृहत रूप में पढ़ाएंगे। जैसे सामान्य बच्चे का एक लेवल होता है उतना ही पढ़ा, अब उसको हम और ज्यादा इनलार्ज करके पढ़ाएंगे, यानी समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं क्लास में। नहीं ये आप जान रहे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से बनाइए। मान लीजिए वो एलसीएम आ रहा है, उसको एचसीएफ आ रहा है, आप एलसीएम का दूसरा तरीका बता दीजिए ना। आप जनरल वे में जो इजी तरीका है, जो चला आ रहा है, वो सबको बताइए, और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको अलग तरीके से बनाइए। देखिए उसी चीज को आप इधर से भी बना सकते हो, तो उनका भी टाइम चला जाएगा, है ना। वो भी शोर शराबा क्लास में नहीं करेगा, मेरा भी पढ़ाई हो रहा है कि हम जान रहे नहीं, उसको भी लगेगा हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो नए तरीके से पढ़ाएंगे, पाठ्यचर्या को हम लोग समृद्ध करेंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। आप क्लास जा रहे हैं, किसी पाठ को शुरू करेंगे, क्या कैसे शुरू करते हैं? पहले बच्चे का उधर ध्यान आकर्षण करते हैं। कक्षा में कोई भी क्लास लेके जाना, सीधे बुक लेके आऊं उसको और कॉपी लेके सीधे बैठा नहीं देना है। बच्चे को अगर कुछ पढ़ाना है तो सबसे पहले 2-3 तरीके होते हैं। बच्चे का ध्यान आकर्षण उसको करना, है ना, दैनिक जीवन से उसको जोड़कर बताना। तो कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है किस प्रकार? प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियां सुनाकर, या इसमें से सभी? तो जी हाँ, बारे में पढ़ा रहे हैं तो सीधे प्रश्न पूछेंगे, तुम लोग अगर कोई दूर में तुम्हारे घर के रहते हैं उससे कैसे बात करते हो? तो बताएगा ना कि सर हम फोन से, मोबाइल से, है ना। यानी प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद हम लोग या तो ये भी कर सकते हैं, मोबाइल अपना दिखा देंगे और इसका डिटेल्स बताने लगे, इससे हम फोन में बात करते हैं, इससे हम लोग इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, इनसे एजुकेशन भी ले सकते हैं, मोबाइल को दिखाकर इसका विवरण भी बता सकते हैं। किसी कहानी को बताकर, देखिए बिहार में एक बच्ची थी जिसके पास ट्यूशन पढ़ने का सुविधा नहीं था, उन्होंने घर में मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस किया और आज वो बीपीएससी टॉपर बनी। स्टोरी आया था इस प्रकार, उस प्रकार की कहानियों को भी आप सुना सकते हैं। यानी सभी चीजें सही है, तीनों ही चीजें सही है। यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो सबसे परफेक्ट है। इसमें से सभी हम प्रश्न भी पूछकर स्टार्ट कर सकते हैं, विवरण भी दे सकते हैं किसी चीज का, या कहानी सुनाकर भी पाठ को शुरू कर सकते हैं। ये तीनों ही तरीका बेस्ट है। आपको जो पसंद किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं पढ़ाने के दौरान। अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसमान व्यवहार होने के क्या कारण है? मनोविश्लेषण जो सिद्धांत दिया गया है उसमें कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति तो विसामान्य व्यवहार करता है, वो जनरल लोग से अलग हटकर व्यवहार करता है ना, जनरल लोग से अलग हटकर व्यवहार करता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसमें सक्रिय अचेतन मन है या व्यक्ति की दमित इच्छाएं हैं? इसमें से दोनों या इसमें से कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति सामान्य से हटकर कुछ काम करता है, ठीक है, सामान्य से हटकर थोड़ा व्यवहार करता है, उनका व्यवहार, काम तो नहीं बोलेंगे, व्यवहार थोड़ा मतलब गलत सेंस में, ये व्यवहार जो है ना थोड़ा गलत सेंस में हम बता रहे हैं कि वो व्यवहार अच्छा सेंस में नहीं। जैसे हम किसी काम को किया, किसी ने और अच्छा कर दिया तो वो तो अलग व्यवहार हुआ, लेकिन वो पॉजिटिव हुआ। हम नेगेटिव सेंस में बात करें, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य है ना, जो जनरल वे होता है ना उससे अलग, माने थोड़ा खराब सेंस में यहाँ पूछा जा रहा है, उस प्रकार का व्यवहार लोग क्यों करता है, इस प्रकार का काम लोग क्यों करता है? इसके पीछे सबसे सही होगा व्यक्ति की दमित इच्छाएं। इस प्रकार के चीजों को उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, अचानक से इस प्रकार का सिचुएशन आ गया, उनकी जो इच्छा थी दबी हुई वो अचानक से जागृत हो जाती है, और थोड़ा उनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा कह सकते हैं अलग तरीके से, और अच्छा उसको नहीं बोलेंगे, उस प्रकार के काम को वो करने लगते हैं। तो व्यक्ति की दमित इच्छाएं आपका सबसे सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट अगला है डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः, डिसलेक्सिया एक समस्या है, यह इसका संबंध किससे है? पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई से, या वाचन और श्रवण की कठिनाई से, या श्रवण की कठिनाई से? डिसलेक्सिया जो है ना वो पठन की कठिनाई से संबंधित है। यानी जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होंगे ना उनको पढ़ने में समस्या होगा, उनको पढ़ने में समस्या होगा, ठीक है। तो पठन की समस्या, वो जो आप वर्ड लेटर्स जो होते हैं उनको जोड़कर आप जो नया वर्ड बनाते हैं, है ना, मान लीजिए क ल म पढ़ा रहे हैं तो वो उसको ऐड नहीं कर पाएगा और एक ही साथ प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा, जो इस बीमारी से ग्रसित होगा डिसलेक्सिया।
जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित होगा उसको पठन की समस्या रहेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो सीडीपी से जुड़ा हुआ 2016 के पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, और यहाँ पर और भी प्रश्न थे जिसे हमने सेट में और भी आपसे पहले भी बनाया था, लेकिन पिछला सेट में हम लोगों ने इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया था, इसीलिए आज हमने इन प्रश्नों को फिर से आप सभी को देने का प्रयास किया, ताकि 2016 के संपूर्ण पेपर को आप कंप्लीट कर सकें। और ऐसे ही आज संडे है, आपको जेटेड की और एक क्लासेस मिलेगी इवनिंग में। तो आज सीडीपी की क्लासेस हुई, शाम को हम लोग एसएसटी की क्लासेस को करेंगे। ऐसे ही लगातार जेटेड की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे जारी है, और आप भी अगर चाहते हैं क्लासेस को करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि फर्दर क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आवाज भी आ जाएगा,